नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा 5वां पार्ट है और इसके पहले हमने 4 पार्ट ऑलरेडी कवर किया है। और आप लोग नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की योजनाओं का हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। आप जाइए, आपको वहाँ पे पाँचों पार्ट एक जगह पे मिल जाएगा, पढ़ने में आसानी रहेगी। लगभग 50 से 60 योजनाओं को हमने कवर किया अब तक। आने वाले टाइम में और भी योजनाओं को कवर किया जाएगा। अब बता दूं, जो पेड बच्चे हैं, जो पेड ग्रुप के बच्चे हैं, जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि सर कोई पीडीएफ अपडेट नहीं हो रहा है। तो कारण दोस्तों कुछ रीज़न था, नहीं अपडेट हो पा रहा था, थोड़ा बिजी था। फरवरी माह में थोड़ा सा मैं बिजी था। और अब क्या होगा कि 1 मार्च से लगभग मैं खाली हूँ। दिन में तो मैं बिजी रहता हूँ, शाम के टाइम मुझे समय मिलता है, रात में मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। वीडियो जो भी काम होता है यूट्यूब का, वो रात के टाइम ही होता है। अब वो चाहे 2 बज जाए, चाहे 3 बज जाए। अभी फरवरी में थोड़ा मैं फिजिकली बिजी था, इसलिए थक जाता था और रात में उतना टाइम मैं दे नहीं पाता था। तो सारी चीज़ें अभी लगभग बराबर है, सामंजस्य में है। और 1 मार्च से आपको कंप्लीट गाइडेंस ग्रामीण परिवेश से संबंधित मिलता रहेगा। ठीक है। सो आज हमने ये 5वां पार्ट लिया है और 5वें पार्ट में ये हमारा गोवर्धन योजना है। ठीक है, थोड़ा अजीब नाम है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गोवर्धन योजना फुल फॉर्म है। देखिए, पीडीएफ तो मैंने काफ़ी टाइम पहले ही तैयार कर लिया था, मैंने इसको पढ़ा नहीं है। आज मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। ठीक है, सारी फैक्चुअल चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसको मैं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम भी मुझे बहुत कम लेना है। आपको पता है कि मैं टाइम सेव कराने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करता हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको पता ही है कि लंबा करने कोई फ़ायदा है नहीं। ओके। सो गोवर्धन योजना गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ठीक है, आप लोग इसको फुल फॉर्म चेक कर सकते हैं। 1 फरवरी 2018 को लाया गया था। ओके। सो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसको आप समझिए। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये गांव को स्वच्छ बनाना एवं पशुओं और अन्य प्रकार की जैविक अपशिष्ट से अतिरिक्त आय तथा ऊर्जा उत्पन्न करना है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। गांव को स्वच्छ बनाना है और जो अपशिष्ट निकलता है गांव से या फिर खेतों से, ठीक है, उसका क्या करना है, हमें उसका ऊर्जा बनाना है, उसका यूज करना है। वही एक तरह से धन है, दैट इज गोवर्धन। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, अगला पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट बायोगैस या फिर बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जाता है। वही सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको कि जो अपशिष्ट है उसको कंपोस्ट बायोगैस या फिर बायोगैस सीएनजी वगैरह में चेंज किया जाता है। आपको पता होगा, आप लोग चेक कर लेना यूट्यूब वगैरह पे कि बायोगैस या फिर सीएनजी कंपोस्ट वगैरह कैसे बनता है। गाँव में इसका आपको कंप्लीट प्रोसेस मिल जाएगा। ठीक है। सो देखिए, अगला जो पॉइंट है, इसमें आप देख सकते हैं, इसके लिए प्रत्येक जिले में एक क्लस्टर का निर्माण करते हुए 700 क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे गोवर्धन योजना के अंतर्गत। तो कितने क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे? 700 क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। कूड़े से अर्थात किसानों के घास फूस भूसा से बिजली बनाने में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, फैक्ट है। शायद ये आपको कहीं देखने को भी नहीं मिला होगा, या फिर अगर किसी ने देखा है तो याद कर लीजिए, एग्जाम में दोस्तों ये पूछ सकता है। कूड़े से अर्थात किसानों के घास फूस भूसा से बिजली बनाने में महाराष्ट्र तथा पंजाब राज्य अग्रणी है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में कूड़े से अर्थात घास फूस से बिजली बनाया जाता है, या फिर कौन सा राज्य अग्रणी है? तो महाराष्ट्र तथा पंजाब की आप बात करेंगे। ठीक है। अगली जो योजना है, यह है आपका प्रियदर्शनी योजना। यह केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। यह योजना राज्य में ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ किया गया है। तो प्रियदर्शनी योजना दोस्तों, जहाँ भी ये आप शब्द देखेंगे तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे ज़रूरी चीज़, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्तिकरण। फिर से बोल रहा हूँ, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इस योजना के माध्यम से प्रारंभ किया गया था। कौन सी योजना? प्रियदर्शनी योजना। प्रियदर्शनी योजना स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण आप बोल दीजिए। ठीक है। अब देखिए, यह नाबार्ड समर्थित योजना है जो राज्य में स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देती है, प्रियदर्शनी योजना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना, शामिल मंत्रालय कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय शामिल है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास की बात हो रही है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसमें शामिल होगा। ग्रामीण इस योजना की देखिए यहाँ पे ग्रामीण, देखिए ध्यान से समझिए, ग्रामीण, अरे हटाइए ग्रामीण को, चलो ठीक है, इसको मैं एडिट कर दूंगा। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा यानी कि उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर 2016 को शुरू किया गया था, घोषणा की थी, आप समझिए। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। इसकी योजना दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो घोषणा है, इसको मोदी जी ने आगरा उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर 2016 को किया। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, आगरा उत्तर प्रदेश में
प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, कब? 2016 में। ओके, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, आगे बढ़ते हैं। इस योजना का पुराना नाम इंदिरा आवास योजना था। इस योजना के तहत 3 वर्षों में लगभग 1 करोड़ पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। कितना है? 3 वर्षों में लगभग 1 करोड़ पक्का मकान। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 3 साल में 1 करोड़ पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। देखिए, कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण PMJ के तहत स्वीकृत आवासों में से केवल 5.4% ही वर्ष 2020-21 के अवधि में पूर्ण हो पाए। आपको पता है कि लॉकडाउन वगैरह लग गया था, चीज़ें बंद थी, तो वहाँ पे क्या हुआ कि केवल 5.4% ही कार्य हो पाया था 20-21 के दौरान। ठीक है, लागत साझा संबंधी तंत्र जो है इसको देख लेते हैं। इसमें ये जरूरी है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60 और 40 का अनुपात है। ठीक है, 60 और 40 का अनुपात है प्रधानमंत्री आवास योजना का, और उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों में 90 और 10 का अनुपात है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शॉर्टकट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैदानी क्षेत्रों में क्या राज्यों का योगदान ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। मैदानी क्षेत्रों में राज्यों का योगदान ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से। यहाँ पे देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों का जो राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य है, वहाँ पे राज्यों का योगदान कितना है? 10 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑप्शन में अगर 60-40 या फिर 90-10 देगा तो आप ये समझिएगा कि मैदानी क्षेत्रों में जो राज्यों का योगदान होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो पूर्वी राज्य हैं हमारे वहाँ से। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्रों में आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। मैदानी इलाकों के प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपये तक मिलेंगे। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में कितना मिलेगा? 1,20,000, याद कर लेना, दिमाग में रख लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। कितना मिलेगा मैदानी क्षेत्रों में? 1,20,000, और पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र में 1,30,000। तो दोनों में अंतर समझना, मैदानी क्षेत्र में 1,20 है और पहाड़ी क्षेत्रों में कितना है? 1,30 है। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक लाभार्थी को मनरेगा के अंतर्गत, इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त प्रत्येक लाभार्थी को मनरेगा के अंतर्गत 90 से 95 दिन की मजदूरी भी मिलेगी। इस अवसर को दिया जाएगा कि 90 से 95 दिन आप मजदूरी भी कीजिए। किसके अंतर्गत? मनरेगा के अंतर्गत। ठीक है, अगला है, साथ ही पक्का शौचालय का निर्माण करने के लिए 12,000 तक का फंड दिया जाएगा। तो इसके साथ में आपको स्वच्छ शौचालय का निर्माण करने के लिए 12,000 रुपये दिया जाएगा। तो 3 चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 चीज़ें हैं। ठीक है, जो योजना है इसके अंतर्गत 3 लाभ दिया जा रहा है। तीनों लाभ आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैदानी क्षेत्र में 1,20,000, पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000, इसके बाद में शौचालय निर्माण के लिए कितना? 12,000। ठीक है, और एक क्या था? एक था 90 से 95 दिन की मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का प्रावधान। ठीक है, तो 3 लाभ दिया जा रहा है, तीनों आपके दिमाग में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चूंकि ये दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है, ठीक है, पुरानी योजना है लेकिन इसका नाम वगैरह चेंज किया गया है। DU के नाम से जो भी योजनाएं होंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इसको समझते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। देखिए, ग्राम ज्योति यानी कि विद्युत वगैरह यानी कि प्रकाश की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा। विद्युत आपूर्ति के माध्यम से एक नई दिशा, जीवन में उजाला व तकनीक से देश की आखिरी नागरिक जो भी है, ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि देश के आखिरी नागरिक को भी विद्युत उपलब्ध कराने के लिए 2014 या 25 जुलाई 2015, देखिए यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें लिख रखी हैं। आप कहते हैं कभी कभी डेटा गलत है, तो भाई जब डेटा 2 जगह से मिलता है, ठीक है, टाइपिंग एरर हो जाए वो अलग केस है, लेकिन जब कभी कभी डेटा भी 2 जगह से अलग अलग मिलता है तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ऑप्शन में जो भी मिलेगा एग्जाम टाइम में वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख लेना। देखिए, भारत सरकार द्वारा नवंबर 2014 या फिर 25 जुलाई 2015 में DDU-GJY घोषणा की गई थी। देखिए यहाँ पे दोनों नहीं देगा, 14-15 नहीं देगा, आप लोग कंफ्यूज कतई मत होना। ठीक है, अगर 2 डेट यहाँ पे लिखा हुआ है तो 14-16 दे सकता है, 14-12 दे सकता है, 14-15 नहीं देगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लेके कंफ्यूज ज़्यादा मत होना। ओके, सो आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। इस योजना को जो लक्ष्य है, योजना का लक्ष्य क्या है? 1000 दिनों के भीतर यानी कि 1 मई 2018 तक, ठीक है, 1000 दिनों के भीतर यानी कि 1 मई 2018 तक 18,000 से अधिक गैर विद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत करना। गैर विद्युतीकृत का मतलब जहां पे बिजली उपलब्ध नहीं हो पाई है आज तक, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे? विद्युतीकृत करेंगे।
कितने 18,000 से अधिक गांवों को। ध्यान देना, 18,000 से अधिक परिवार नहीं है, घर नहीं है, गांव है, ठीक है। तो ऑप्शन में कभी लिख देगा कि 18,000 परिवारों को, तो परिवार नहीं लगाना है, गांव लगाना है। ये भी कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो कब तक, देखिए 15 में शुरू हुआ था, 3 साल के अंतर्गत, 3 साल के अंदर 18,000 से अधिक गाँवों को विद्युतीकृत करना इस योजना का उद्देश्य है। ज्योति क्या है, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, इसके तहत प्रमुख पहल के तौर पर फीडर लाइन को अलग किया जाएगा और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को DDU, अच्छा देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको समझना है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ये पुरानी योजना है दोस्तों, इसको इसी में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण ग्रामीण योजना को किस में शामिल किया गया है, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो किस में शामिल किया गया है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इसमें अगला जो महत्वपूर्ण योजना है ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। आपने इसका नाम सुना होगा, मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। 2011 में प्रति 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियां थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया। आपको समझना चाहिए कि 2011 की जनगणना में 2011 की जनगणना में दोस्तों 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियां थी, ठीक है। अभी की हालात तो दोस्तों बहुत बदल चुका है, लड़कियां आगे जा चुकी हैं। आप नया डाटा चेक कर लेना, वहाँ पे लड़कियों का जो अनुपात है वो शायद आगे जा चुका है, ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बीच में न्यूज़ आया था, आप लोग वेरीफाई कर लेना। ओके, सो देखिए इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना की शुरुआत की थी। कहाँ पे की थी, पानीपत हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पानीपत हरियाणा में शुरू किया गया था, ठीक है। क्योंकि हरियाणा में हमको लिंगानुपात ज़्यादा देखने को मिलता है वहाँ पे, ठीक है, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़िए। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीज़ें जो कि कन्याओं के हित में हो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी। उनको सुरक्षा उपलब्ध कराना, लड़कियों के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस योजना को पहले चरण में देश के 100 जिलों में चलाया जाएगा, ठीक है। पहले चरण में देश के 100 जिलों में चलाया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ का आरंभिक बजट रखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत समस्त 640 जिलों को सम्मिलित कर लिया गया है। ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है दोस्तों कि आप ध्यान रखिएगा कि फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो कौन है, माधुरी दीक्षित हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिया मिर्जा डाल देगा तो कंफ्यूज मत होना, दिया मिर्जा का क्या है, कई जगह पे इनका रोल रहता है, ठीक है, शांति वगैरह में या फिर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि दिया मिर्जा को देख के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे माधुरी दीक्षित होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस अभियान के तहत लड़कों के समान लड़कियों की जो जन्म दर है हासिल करने वाले गाँव को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। यहाँ पे क्या होगा, लड़कों के समान लड़कियों की जो जन्म दर होगी उसको हासिल उस जन्म दर को हासिल करने वाले गांव को 1 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत बड़ी राशि है, गांव के विकास के लिए ठीक ठाक राशि है, ठीक है। 1 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा, जहां पे लड़कों के हिसाब से जो जन्म दर है उतना अगर लड़कियों का भी होता है तो, ठीक है। अगली जो योजना है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना। थोड़ा मैं चाहता हूं कि रिपीट करते चलूं ताकि आपको डेटा और अच्छे से क्लियर हो और याद भी हो। फटाफट रिवीजन करते हैं दोस्तों। 2011 में प्रति 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियां थी, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुरुआत किया, ठीक है। इसके बाद में ये आपको समझना होगा, जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और जहाँ पे जन्म दर बराबर हो जाएगा, जिस गांव का जन्म दर मतलब लड़के का जन्म दर लड़की के जन्म दर के बराबर हो जाएगा, वहाँ पे उस गाँव को 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। ये डेटा इतना आपको याद रखना है। अगली जो योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था वहाँ पे ये योजना काफ़ी काम आई थी, लोगों ने काफ़ी पैसा इसमें डाला था इस टाइम पे, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं क्या है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक, मतलब किसी भी व्यक्ति तक जहाँ पे जैसे दूर दराज गाँव वगैरह होता है, ओके, वहाँ पे भी उनका अकाउंट खुलवाना और जो बैंकिंग सुविधाएँ हैं उन तक उनको पहुँचाना, ठीक है। अभी देखिए इसमें सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस योजना जो कि वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, ने अपना कार्यान्वयन के 7 वर्ष पूरे कर लिए। कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों,
इस योजना में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये समझना, यहाँ पे एक चित्र है या एक इमेज है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये इमेज अगर आपको याद हो गया तो प्रधानमंत्री जन धन योजना आपने कंप्लीट कर लिया। देखिए यहाँ पे 6 पिलर हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना को समझने के लिए, इसकी जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुँचाने के लिए 6 पिलर तैयार किया गया है। 6 तरह से सुविधाएं पहुँचाई जाएंगी, ठीक है। देखिए जो पहली सुविधा है ये है असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना, ओके। दूसरी योजना है ये है 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, ठीक है, पेंशन योजना इसके अंतर्गत। दूसरा है 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा। लोग पूछेंगे, बच्चे पूछेंगे कि सर ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो बैंकिंग का एस्पिरेंट तो तुरंत समझ गया होगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आप किसान हैं लेकिन आपको कम बजट पे, कम इंटरेस्ट पे 10,000 रुपये का कर्जा कभी भी मिल सकता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट का मतलब आप पहले निकाल सकते हो, आप बाद में पेमेंट करेंगे, वही चीज़ें हैं ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट सुविधा किसानों को मिलेगा, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत। फिर क्या है, सूक्ष्म बीमा है, मतलब सूक्ष्म बीमा का मतलब छोटे छोटे बीमा जो वगैरह लोग करवाते हैं वो सारी चीज़ें, उसकी फैसिलिटी यहाँ पे है। इसके बाद में दोस्तों क्या है, वित्तीय साक्षरता है, ठीक है। इसके बाद में ऋण गारंटी कोष बनाना, बैंकिंग सेवाओं का सभी को सुलभ पहुंचाना, मतलब सभी को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ पहुंचाना, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा और इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इन 6 पॉइंट का, ताकि आप उनको सॉर्ट आउट कर सकें, ठीक है। आगे देखिए अगला जो पॉइंट है वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 10,000 रुपये तक की मूल बचत के साथ बैंकिंग में जो भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो जमा राशि है इसको आप ध्यान दीजिएगा। 2015 से 21 यानी कि 6 साल में 2015 से 21 के दौरान जमा राशि कितना है, 22,901 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपया हो गया, ठीक है। देखिए जब जमा राशि था तो ठीक है उस टाइम पे 22,000 अप्रॉक्स लगभग था, लेकिन 2015 से 2021 के बीच में दोस्तों कितना बढ़ा, 1 लाख कितना हो गया, 1.46 लाख करोड़ रुपया हो गया, लगभग 1.5 लाख करोड़। आप दिमाग में रखना 1.5 लाख यानी कि 1.50 यानी कि 1.46 तक आप पहुंच जाना, ठीक है। ये जरूरी है, ये डेटा आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में इन सुविधाओं के अंतर्गत लगभग 1.46 लाख करोड़ रुपया जमा कर दिया गया है, ठीक है। ये किसका अकाउंट है, ये आम जो किसान है हमारे या जो गरीब तबका है, ठीक है, उनका अकाउंट है, ठीक है। उनके अकाउंट से 1.46 लाख करोड़ रुपया जमा किया गया है, ठीक है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है उसको वही सारी चीज़ें हैं कि बैंकिंग, बचत, जमा खाता, भेजा हुआ रकम, कर्ज, बीमा, पेंशन जैसी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। जो ऊपर हमने देखा था वो था दीनदयाल उपाध्याय ज्योति ग्राम ज्योति ऐसा कुछ था, ठीक है। देख लेते हैं, ज्योति विकास, जस्ट 1 सेकेंड दोस्त, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। सो यहाँ पे ग्राम ज्योति योजना है, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ भूल गया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है ये। और ये दोस्तों कंफ्यूज कतई मत होना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। अब जब ग्रामीण कौशल की बात आ रही है तो यहाँ पे रोजगार, लोगों को शिक्षा, ठीक है, यही सारी चीज़ों की बात होगी। यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2014 में अंत्योदय दिवस पर इसकी घोषणा की, ओके। अगला जो पॉइंट है ये है राष्ट्रीय, देखिए ये आपको थोड़ा सा टेक्निकली मतलब थोड़ा सा ये आपको टफ लग सकता है क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ली हुई हैं। आप लोग इसको पढ़ते चलिए और समझते चलिए, ठीक है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए क्या है अगला पॉइंट, यह राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के तहत मार्ग संचालित नियोजन से जुड़ी कौशल प्रशिक्षण पहल है। ये आपको समझ में आ गया होगा, कौशल प्रशिक्षण पहल, ठीक है। अगला जो है यह श्रम रोजगार में कौशल प्रशिक्षण और नियोजन का उपयोग आय में, देखिए मैंने बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली ये थोड़ा टफ है, ठीक है, आप समझते चलिएगा। और यहाँ पे जो गरीब परिवारों के जो 15 से 35 वर्ष के लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने इसको ब्लू कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये कि 15 से 35 वर्ग के जो लोग हैं, 15 से 35 वर्ष की आयु तक के जो लोग हैं, उनको यहाँ पे विशिष्ट रूप से केंद्रित किया गया है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है इसको आप समझ लीजिए, ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता लाना, ठीक है। सबको पता है ग्रामीण क्षेत्र किसानी वगैरह होती है वहाँ पे, तो सभी को पता है कि 15-20 हज़ार रुपये मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है कि पर मंथ की सैलरी हो, ठीक है, यही हो सकता है। तो वहाँ पे क्या है, विविधता लाना, भाई ज़्यादा कमाओ, कुछ लोग कम कमा रहे हैं लेकिन कुछ लोग ज़्यादा भी कमाओ, ठीक है, 50-60 हज़ार 80 हज़ार तक जाओ, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं। ग्रामीण
गरीब परिवारों के आय में विविधता लाना, रोजगार के अवसर की तलाश करने वाले ग्रामीण युवाओं को जुटाना। ओके, सो वही सारी चीज़ें हैं। कौशल प्रशिक्षण मैंने बताया था आपको, रोजगार संबंधी बातें होंगी यहाँ पे। देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसी के अंतर्गत मैंने 2 चीज़ें और ले रखी हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक असीम फुल फॉर्म आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। असीम, AASEEM, ठीक है। यहाँ इसका फुल फॉर्म दोस्तों आप हिंदी में समझिए, आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण। अब देखिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं असीम। आप इसको एग्जाम में शॉर्ट करना, ठीक है, जहाँ भी होगा उसको आप एग्जाम में शॉर्ट करना। यहाँ पे देखिए मैंने जस्ट इसको लिया है, शायद आपको कोई पढ़ाएगा भी नहीं, मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, मुझे ज़रूरी लगा इसलिए मैंने यहाँ पे डेटा रख दिया है। वर्ष 2020 में इसे MSD द्वारा लॉन्च किया गया। कुशल, वही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे भी आजीविका की बात हो रही है, क्योंकि आत्मनिर्भर की बात हो रही है तो आजीविका यहाँ पे भी आ गया। और सेम दोस्तों ऐसे ही है, प्रशिक्षुता और कौशल में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए योजना, जिसको हम श्रेयस बोलते हैं। तो श्रेयस और असीम ये दोनों योजनाएं आप दिमाग में रखिएगा। श्रेयस और असीम ये दोनों योजनाएं दोस्तों कौशल विकास प्रशिक्षण से संबंधित हैं, जो कि युवा वर्ग के लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराने की योजना है, ठीक है। श्रेयस असीम, ठीक है, श्रेयस असीम, ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। आप लोगों को शायद इसके बारे में पता भी होगा, सभी लोग को पता है कि जो सांसद वगैरह होते हैं कहते नहीं है कि यार इनके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आता है लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं खर्च होता है। तो वही 5 करोड़ वाली जो योजना है वो यही योजना है। इसी योजना के अंतर्गत सांसदों के अकाउंट में 5 करोड़ आता है ताकि आप अपने एरिया का विकास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इस योजना में क्या है। यह योजना नहीं, जो 5 करोड़ वाली बात है दोस्तों वो अलग है, ठीक है। वो उनके अकाउंट में आता है, उनकी निधि में आता है। यहाँ पे आदर्श ग्राम योजना की बात आ रही है, मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे क्या करना है कि सांसदों को गोद लेना है गाँवों को, ठीक है। वो गाँव को गोद लेंगे और उनका विकास करेंगे, वो ये वाला है, ठीक है, ये वो वाला है मीन्स, ठीक है। देखिए यह योजना 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गाँव का समग्र विकास करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को आदर्श ग्राम बनाने होंगे। आदर्श का मतलब जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो, मीन्स मेडिकली वो गांव मतलब वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, इलेक्ट्रिसिटी ठीक ठाक हो, ठीक है, गांव में साफ़ सफाई हो, हर एक चीज़ जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भी ठीक ठाक तरीके से लागू हो, सड़कों का निर्माण ठीक ठाक हुआ हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर गाँव में जब उपलब्ध होता तो उसको हम आदर्श ग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। और इसके तहत वो क्या करेंगे, गाँव को गोद लेंगे। ओके, अब गोद का मतलब ये नहीं कि गोद में लेके खिलाएंगे, गोदी में उनको खिलाएंगे, ऐसा नहीं है। गोद का मतलब ये है कि उनको वहाँ पे वो विकसित करेंगे, जो पिछड़े गांव हैं उनको विकसित करेंगे। ऐसा नहीं कि भैया किसी डेवलप गांव को उठा लो और दिखा दो कि हाँ देखो हमने इनको विकसित कर दिया। नहीं, आपको दिखाना होगा कि हाँ ये पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा गाँव है, उसको आपने विकसित किया है, ठीक है। देखिए इस योजना के तहत संसद सदस्य वर्ष 2019 तक 3 गाँवों, वर्ष 2024 तक 8 गांवों को विकसित करेगा। तो 2019 तक 3 गांवों को विकसित करेगा और 2024 तक कितने गांवों को, 8 गांवों को विकसित करेगा, ठीक है। इसके लिए दोस्तों इसमें क्या है, भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार होंगे, वो सारी चीज़ आपको पता ही होंगी। देखिए अगला जो योजना है ये वर्ष 2019 से, देखिए पॉइंट वही है, वर्ष 2019 से 24 तक प्रत्येक सांसद द्वारा हर 5 वर्ष हर वर्ष 5 और आदर्श ग्राम विकसित किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया। देखिए क्या है कि 2019 तक 3 गांव विकसित किए जाएंगे, 2019 तक 3 गांव विकसित किए जाएंगे और 2024 तक 5 गांव विकसित किए जाएंगे। 2019 से लेकर 24 तक 5 गांव, और जब ये शुरू हुआ वहाँ तक 3 गाँव, टोटल मिला के 8 गाँव, ठीक है। एक सांसद 8 गाँवों को विकसित करेगा। कौन सी योजना है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा, समझा होगा। एंजॉय क्या मतलब, पढ़ा होगा, पढ़ाई कौन एंजॉय करता है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, बहुत लंबा नहीं करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो चलती नहीं है। आपको भी पता होगा मैथ में कवर किया हूँ, लगभग 40-40 मिनट की 4 वीडियो मैंने डाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा मैंने वहाँ पर दिया है, लेकिन दोस्तों लोग उसको समझे नहीं, ठीक है। सो अगर आप भी चाहते हैं कि मैथ में जो त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस थ्योरम है उसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पे मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया है। HCF LCM को भी अच्छे से कवर किया है, जो आपका अलजेब्रा वाला पार्ट है, ठीक है। सो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। PDF इसका दोस्तों कंप्लीट PDF 1 से लेकर 5वें पार्ट तक जो पेड बच्चे हैं, जो टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, लगभग 450 बच्चे हो चुके हैं, उनको आज शाम को 10 से 11 के बीच में इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
ट्रस्ट कीजिए 1 मार्च से कंप्लीट ग्रामीण परिवेश पर फोकस किया जाएगा और जो महत्वपूर्ण निचोड़ हो सकता है, जितना भी हर चैप्टर का जो निचोड़ हो सकता है उसको हम 15-15 मिनट के वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, अपनी अपनी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपनी पढ़ाई आप लोग जारी रखना, एग्जाम तक ऐसा नहीं कि आप लोग डाइवर्ट हो जाएं।